Good morning, students. Welcome to weekly revision class of SST. So, students, we will be starting our class with topic rise of British in India. कि ब्रिटिशर्स का राइज कब हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है. सो फर्स्ट वन वॉज शिफ्ट फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरियल डोमिनेशन. तो पहले जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे तो उनका क्या राइट काम था, वो ट्रेड करना चाहते थे इंडिया से. लेकिन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, उन्होंने क्या किया, टेरिटोरियल डोमिनेशन की तरफ भी वो जाने लग गए, ठीक है. और ऐसा उन्होंने कब किया, जब उनको रियलाइज हुआ कि जो यहाँ के रूलर्स हैं इंडिया के, वो उनकी बात नहीं मानते हैं. तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि वो क्या करते हैं कि पपिट रूलर्स, जो अपने इशारों पे नाचने वाले रूलर्स को वो तख्त पे बिठाना चाहते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इंटरफेयर करने लग गए इंडियन रूलर्स के राज के अंदर, ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट इज बैटल्स फॉट बाय द कंपनी. थी जो कंपनी थी, उन्होंने कौन कौन से बैटल फाइट किए अपने रूल को एक्सपेंड करने के लिए. तो द फर्स्ट बैटल वॉज बैटल ऑफ पलासी, सेकेंड वॉज बक्सर, थर्ड वन वॉज एंग्लो मैसूर वॉर एंड फोर्थ वन वॉज एंग्लो मराठा वॉर दैट वॉज फॉट बिटवीन मराठाज एंड द ब्रिटिशर्स. सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन. तो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प इट गेन कंट्रोल ओवर द प्लेसेस दे एक्वायर्स. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए जिससे कि वो सारा का सारा कंट्रोल उन चीज़ों पे रख सकें. ये वाला मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव को उन्होंने प्रेसिडेंसीज में चेंज किया, हर इलाके को प्रेसिडेंसी में बांटा. उसके बाद उन्होंने लेवल ऑफ कोर्ट बनाए. कोर्ट ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. थर्ड वाला देखो, ऑफिस ऑफ कलेक्टर बनाया जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता था. और फोर्थ क्या है, फोर्थ है चेंजेस इन आर्मी. उन्होंने आर्मी के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए जिससे वो अच्छे से वॉर लड़ सकें. अब देखो, नेक्स्ट स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिशर्स टू एक्सपेंड देयर रूल. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना रूल बढ़ाने के लिए तीन स्ट्रेटजीज को फॉलो किया. पहली कौन सी थी, पहली थी सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, जैसा कि आपको पता है कि जो इंडियन रूलर्स थे वो आपस में मिलके नहीं रहते थे, आपस में वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे. तो उसका फ़ायदा किसने उठाया, उसका फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने. ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वो रूलर्स के पास जाता था और जाके कहते थे कि हम आपको सेफ्टी देंगे, उसके बदले में आप क्या करो, आप हमारी आर्मी की पेमेंट करो, आप मेंटेनेंस दो, हम आपको सेफ्टी देंगे, ठीक है. तो ऐसे इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने बहुत हल्के हल्के करके पूरे इंडिया में अपनी आर्मी फैला दी. अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इस प्रिंसिपल को किसने शुरू किया था, इसको शुरू किया था लॉर्ड डलहाउसी ने. तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होता था, तो जो ब्रिटिशर्स जिनको फैसिलिटी दे रहे थे, जिनको सुरक्षा दे रहे थे, और जो स्टेट्स ब्रिटिशर्स ने जिनके ऊपर कब्जा कर लिया था, अगर उनके किंग, जो वहाँ पे लोग किंग जो राज कर रहे थे, उनके कोई संतान नहीं होती, तो क्या होगा, वो जो राज्य है वो ब्रिटिश के नाम हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला, द क्लेम टू पैरामाउंट. इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पैरामाउंट है, मतलब वो सुपर पावर है, और जितनी भी इंडियन स्टेट्स हैं वो सारी उसके नीचे आती हैं. जो कंपनी कहेगी वो ही इन स्टेट्स को करना पड़ेगा, ठीक है. और अगर कोई स्टेट इनके खिलाफ जाती है तो वो कंपनी की दुश्मन बन जाएगी, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बाय ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तीन तरीके के रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम शुरू किए. फर्स्ट वन वाज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. तो इस सिस्टम में क्या होता था, लैंड रेंट वाज कलेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स थ्रू जमींदार्स. तो इसमें क्या होता था, लैंड रेंट जो था वो जमींदार कलेक्ट करते थे और उसके बाद वो क्या करते थे, उसके बाद वो ब्रिटिशर्स को दे देते थे, ठीक है. और अगर कोई पीजेंट मतलब फार्मर टैक्स नहीं दे पाता था तो उसकी ज़मीन चले जाती थी. और अगर कोई जमींदार अपनी राइट लोगों से पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता था तो उसकी जमींदारी चले जाती थी, ठीक है. नाउ द सेकेंड सिस्टम इज माहलवारी सेटलमेंट सिस्टम. इस सिस्टम में क्या होता था, द लैंड रेंट वॉज कलेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स थ्रू द विलेज हेडमैन. तो इसमें क्या हो जाता था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट थी वो किसके पास थी, विलेज का जो सबसे बड़ा हेडमैन आदमी था, ठीक है. द लैंड इन द विलेज वॉज मेजर्ड एंड रेवेन्यू फ्रॉम ईच प्लॉट वॉज एस्टिमेटेड, इट वॉज रिवाइज पीरियोडिकली. तो क्या किया जाता था, जितना भी लैंड था उसको मेजर किया जाता था और उसके ऊपर एक रेंट फिक्स किया जाता था, ठीक है. और इसको हर चार्ज रिवाइज किया जाता था, मतलब बढ़ा दिया जाता था. एंड द लास्ट वन इज द मुनरो सिस्टम. तो इस सिस्टम में क्या होता था, इस सिस्टम में ब्रिटिशर्स डायरेक्टली फार्मर से टैक्स लेते थे, ठीक है. तो टैक्स लेने से पहले क्या होता था, द लैंड वॉज सर्वेड. लैंड को देखा जाता था कि लैंड किस क्वालिटी का है और उसके ऊपर रेंट फिक्स कर दिया जाता था, ठीक है.
Now our next topic is crops for Europe. So after introducing revenue settlement system, तो जब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम टैक्सेस कलेक्ट करने के साथ साथ जो हमको क्रॉप चाहिए हम वो भी इनसे उगवा सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को फोर्स किया कि वो उनके लिए शुगर केन लगाएं, जूट लगाएं, टी लगाएं, ओपियम लगाएं और इंडिगो जैसे क्रॉप्स को ग्रो करें, क्योंकि यूरोप में बहुत मुश्किल से उगती थी, लेकिन इंडिया ट्रॉपिक्स में आता है तो इंडिया के लिए वो फेवरेबल सिचुएशन थी इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इंडिगो एंड व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। तो इंडिगो इज अ प्लांट विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर डाई। तो इंडिगो से क्या होता था, इंडिगो से ब्लू कलर की डाई बनाई जाती थी जिसका रंग बहुत ही अच्छा होता था। नाउ द नेक्स्ट इज इंडिगो वर्सेस वुड। तो वुड क्या था, वुड यूरोप के अंदर ग्रो किया जाता था जिससे वो कलर लगाते थे, जिससे वो कलर्ड डाई बनाते थे, लेकिन जो वुड के साथ प्रॉब्लम थी वो बहुत डल था और बहुत जल्दी फीका पड़ जाता था, लेकिन इंडिगो के साथ ऐसा नहीं था। इंडिगो में बहुत ही अच्छा ब्लू कलर बनता था और वो टिकाऊ था, वो जल्दी फेड नहीं होता था, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को फोर्स किया कि वो अपने खेतों में इंडिगो लगाएं जिससे वो उनका फायदा हो सके, जिससे वो अच्छी डाई बना सकें। उसके लिए उन्होंने दो तरीके की कल्टीवेशन बनाई। फर्स्ट थी निज कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन होता क्या है, अंडर दिस सिस्टम द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स देन ही और शी डायरेक्टली कंट्रोल्ड दैट इज और द लैंड्स ही बॉट और रेंटेड फ्रॉम द जमींदार्स। तो ये क्या है कि इस सिस्टम के अंदर क्या करना पड़ता था, अगर किसी ने अपना लैंड है किसी के पास या उन्होंने जमींदार से वो किराए पे लिया है, उसको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। अब फार्मर्स को इसमें क्या प्रॉब्लम होती थी, इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्स फर्टाइल लैंड्स। तो इंडिगो लगाने के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड चाहिए थे और बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, ह्यूज एरियाज। द प्लांटर्स अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्रीज एविक्टिंग पीजेंट फ्रॉम दैट एरिया, दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। तो इसलिए हर फार्मर क्या चाहता था कि उसके जो लैंड है वो बिल्कुल इंडिगो फैक्ट्री के आसपास हो, ठीक है। तो हर कोई यही सोचता था, जिससे बहुत ज़्यादा टेंशन और लड़ाइयाँ होती थी। अब नेक्स्ट देखो रियोटी कल्टीवेशन। इसके अंदर क्या होता था कि सबको रोड्स जो होते थे, जो फार्मर होते थे, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था, जिसके अंदर क्या, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता था कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो आपको क्या देगी, आपको पैसा देगी, स्टार्टिंग में सीड देगी और आपको ड्रिल देगी, जिससे आप क्या करोगे, खेती करोगे। और हर रोड्स को क्या करना पड़ा है, 25% के अंदर इंडिगो लगाना पड़ेगा। मतलब अगर उनको 4 एकड़ जमीन मिली है तो 1 एकड़ में उनको इंडिगो लगाना मैंडेटरी था, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती थी पीजेंट्स को, जो फार्मर थे, दे हैड टू सेल इट एट द प्राइस डिसाइडेड बाय द प्लांटर। तो उसको जो इंडिगो थी वो जितना प्लांटर डिसाइड करेगा उतने ही रेट पे बिकेगी, चाहे उनको मुनाफा हो चाहे उनको घाटा हो। तो इससे क्या होता था, तो वो जो खरीदते थे, जितना पैसा वो देते थे उससे कम पैसा वो खरीदने के देते थे। सपोज करो अगर उन्होंने 20 रुपीज़ उन्होंने लोन दिया है, तो जो पूरी फसल होती थी मिला के वो सारी सिर्फ 15 रुपये की ही बिकती थी। तो क्या रहता था, 5 रुपये का लोन हमेशा ही फार्मर के ऊपर चढ़ा रहता था। इससे क्या होता था, वो हमेशा डेप्ट के अंदर ही रहते थे और मजबूरी में उनको क्या करना पड़ता था, मजबूरी में बार बार इंडिगो लगाना पड़ता था अपने फर्टाइल लैंड पे, जहां पे अगर वो राइस लगाएं तो ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये रिवीजन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस रिवीजन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।